हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? और आई एम अज्यूमिंग आपके एग्जाम्स अच्छे ही चल रहे होंगे। सो गाइस, बात करें आज यानी कि 24 जुलाई की, तो गाइस आज आपका एसएससी फेज 13 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है। यस गाइज, यू हर्ड मी राइट। आज 24 जुलाई 2025 को आपका एसएससी फेज 13 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसके बारे में जितने भी पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपको एग्जाम एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे, पूरे पेपर का रिव्यू प्रोवाइड कराएंगे कि कैसा रहा एसएससी फेज 13 का आपका फर्स्ट शिफ्ट का 24 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम पेपर। सो गाइज, अगर एग्जाम की ओवरऑल मैं लेवल बताऊं ना आपको, जितने भी स्टूडेंट्स से हमने इंटरेक्ट करा है अभी तक, तो एज पर देम अगर आज के आपके 24 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के लेवल की बात करें तो इट वाज मॉडरेट। ठीक है, ना आप उसे इजी कह सकते हो ना आप उसे डिफिकल्ट कह सकते हो, पर इट वाज मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट लेवल की कैटेगरी का आज का पेपर था, उसका लेवल मॉडरेट था। एकदम बैलेंस्ड पेपर था, कुछ सेक्शंस इजी थे तो कुछ सेक्शंस टफ भी थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर आसान था या पूरा पेपर ही डिफिकल्ट था। कुछ सेक्शन ऐसे थे जो आसानी से डुएबल थे, कुछ सेक्शंस ऐसे थे जिसमें आपको अपना लॉजिकल रीजनिंग वगैरह कर कर आके अपना प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से करी होगी तो वो सब करके आप एग्जाम को कर सकते हो। बात करें सेक्शन की, क्योंकि अब हम सेक्शन की बात ही कर रहे हैं, तो अगर सेक्शन वाइज अगर हम आपको स्प्लिट करके बताएं तो गाइज, रीजनिंग का जो सेक्शन आया था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, तो आप उसको कैरेक्टराइज कर सकते हो इजी टू मॉडरेट के बीच में। काफी सारे पजल और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आए थे। लॉजिक मतलब ऐसा था कि लगाना तो था लेकिन डुएबल था, ऐसा कुछ उसमें नहीं था कि वो नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था बट यस डुएबल था अगेन। सेकेंडली, अगर हम क्वांट सेक्शन की बात करें तो गाइस, क्वांट सेक्शन का जो डिफिकल्टी लेवल था वो मॉडरेट रहा है। क्वेश्चंस जो है ना वो कंबाइन किए गए थे। कंबाइन से मेरा यहाँ पर मतलब है आपका एल्जेब्रा हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम वर्क हो गया, कुछ इस तरह के टॉपिक्स कंबाइन करके आपका क्वांट का आज का सेक्शन था। एक्यूरेसी पर भाई फोकस बहुत जरूरी है, आज के पेपर में भी बहुत जरूरी था और आगे आने वाली शिफ्टों में भी जितने पेपर लगे हुए हैं उनमें बहुत बहुत आपको फोकस करना है एक्यूरेसी पे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो गाइस जनरल अवेयरनेस का भी लेवल मॉडरेट ही था। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें भी जैसे करंट अफेयर्स हो गए, स्टैटिक जीके हो गया आपका। सबसे ज्यादा पेपर में अगर कुछ डोमिनेट कर रहा था जनरल अवेयरनेस में तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने भैया करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की तैयारी अच्छी कर रखी है ना, उनके आज का जनरल अवेयरनेस बिल्कुल बढ़िया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीसेंट इवेंट्स, कुछ भी जो भी आजकल हो रहे हैं नेशनली इंटरनेशनली, उन सब पे अच्छा कमांड रखो, वो बिकॉज वो पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश, सो गाइस इंग्लिश आपका बहुत आसान था। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई इंग्लिश बहुत टफ आया है। जो ग्रामर थी, जो वोकैब थी, उसके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे सिर्फ और सिर्फ वही पूछे गए हैं। रीडिंग पैसेजेस थे वो भी बिल्कुल सिंपल थे, उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था जो टफ था इंग्लिश में। सो ये सारे तो गाइस हमने सेक्शन वाइज आपको डिवाइड करके बता दिया आज का पेपर कैसा रहा है। अब बात करें सेफ स्कोर की, तो गाइस जिन बच्चों से हमने बात करी है, सो उनके हिसाब से 75 टू 85 कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स थे जिनको आप अच्छे बोल सकते हो। ठीक है, अच्छे से मेरा मतलब है कि वाकई में मतलब वो अच्छे अटेम्प्ट्स थे, अच्छे माने जा सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। इफ यू आर होल्डिंग अ कमांड ओवर एक्यूरेसी तो आप उसको मान सकते हो। सेफ साइड पे अगर मैं देखूं तो 80 प्लस ऐसे अटेम्प्ट्स थे जो कि अगर आपने 80 प्लस किया है, अगर आपने 80 प्लस अटेम्प्ट होल्ड करा है तो गाइज उनके लिए तो कट ऑफ गारंटीड हो सकता है। ये मैं लिख के देती हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया सेक्शन वाइज, डिवीजन वाइज, ये सब कुछ हमने जो कवर अप कर लिया है। अब बात करें कि आज के इस एग्जाम के लेवल के बाद हम आगे आने वाली शिफ्टों के लिए क्या बोल सकते हैं। भाई वो कैंडिडेट्स जिन्होंने आज का पेपर नहीं दिया है या जिनका आज पेपर नहीं था लेकिन आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है, तो उनके लिए क्या टिप है, तो गाइज उनको क्या करना है मैं क्विकली बता देती हूँ। आपको रीजनिंग में पजल हो गई, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उस पर रिवीजन, बढ़िया सा रिवीजन कर लो। ठीक है, क्वांट में क्या करना है, क्वांट में आपको एल्जेब्रा हो गया, वर्क टाइम के टॉपिक्स हो गए, उस पे लास्ट मिनट जरूर से ब्रश अप कर लेना। मतलब निकलने से पहले, कहते हैं ना जब पेपर देने जा रहे होते हो तो लास्ट मिनट जो रिवीजन करते हो कभी कभी वही पेपर में पूछ लिया जाता है। सो क्वांट में एल्जेब्रा और वर्क टाइम टॉपिक पे लास्ट मिनट ब्रश अप जरूर से करना।
जनरल अवेयरनेस में रीसेंट जितने भी करंट अफेयर्स हैं, चाहे 3-4 महीने के सही, 6 महीने के नहीं तो 3-4 महीने के सही, वो तो सब कवर कर ही लेना। और इंग्लिश की बात करें तो क्लोज टेस्ट हो गए, एरर स्पॉटिंग हो गई, इनकी प्रैक्टिस जरूर से करना। बिकॉज आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ पूछा जा रहा है तो वो यहीं से है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये हम आपको बता सकते हैं आज का आपका 24 जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके बाद। ठीक है, तो मोटा मोटा क्या है, आपको टाइम मैनेजमेंट पे और जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई, तो अब जल्दी से हम देख लेते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो कि आज के पेपर में पूछे गए थे, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, देखना चाह रहे हो क्या आपने पेपर अच्छा दिया है या फिर क्या यू नो क्या ही करके आ गए। सो लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। और यस गाइज, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग तो प्लीज अपना थोड़ा सा प्यार लुटा दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे हिट कर दिया करो सो दैट आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे, टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की। सो दैट्स इट अबाउट द इंट्रो। नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। सो गाइस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आज के पेपर में पूछा गया था, वो है एमएस मेधा पाटकर से रिलेटेड कि वो किस फील्ड से एसोसिएटेड हैं। सो गाइस, बेसिकली मेधा पाटकर जो हैं वो एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है किसमें, जो नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसको शॉर्ट में हम एनवीडीपी बोलते हैं ना, तो उनके जितने बेहद अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं एनवीडीपी में, उसके लिए उनको काफी ज्यादा जाना जाता है। वो एक फाउंडिंग मेंबर है नर्मदा बचाओ आंदोलन की, और वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट ऑल्सो, जिसको हम शॉर्ट में एनएपीएम बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली उनका नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया और नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट हो गया, नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया, ये कुछ दिग्गज चीजें हैं जिससे रिलेटेड हैं वो, जिसके लिए जानी जाती हैं वो। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें पाटकर की कि जो पाटकर हैं वो किस चीज में इन्वॉल्व है। सो गाइस, पाटकर इज इन्वॉल्व इन वेरियस पीपल स्ट्रगल्स अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट करे जाते हैं, तो उसमें भी उनको काफी ज्यादा उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे जाते हैं। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे बड़ा खुश हो गए थे इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा ही कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया। सो गाइस, आपसे पूछा गया था दैट अ डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटिंग चिल्ड्रन, उनको क्या बोलते हैं अपन, वेरी कॉमन, येट कुछ लोग शायद नहीं जानते कि उनको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, शॉर्ट में हम उन्हें पीडियाट्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, सो पीडियाट्रिशियन बेसिकली कौन होते हैं ना, वो एक तरह के मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो कि इस चीज में स्पेशलाइज रखते हैं कि वो प्रोवाइड करे केयर टू द चिल्ड्रन। वो आपके बर्थ से लेके बच्चे के जब जन्म होता है तब से लेके जब तक वो बड़ा होता है, वो इस चीज का प्रॉपर टेक केयर करते हैं कि उसको वैक्सीनेशन प्रॉपर लगी है नहीं लगी है, वो डेवलप अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारे माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है नहीं कर रहा है। सो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये पीडियाट्रिक मॉनिटर करते हैं। So pediatrics जो होते हैं, they cover a wide array of health services from preservative care to diagnosing and treating various diseases and illness. तो ये pediatrics का काम होता है। Okay, next question, in which state is India's largest floating solar power plant located? तो ये guys आपका तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ना अपने इंडिया का, वो डेवलप करा गया है बाय होम, बाय एनटीपीसी, जिसको अपन बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए क्योंकि भाई फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं। बात करें कि इसको कहां पर किया गया है, सो गाइस तेलंगाना में एक जगह है रामागुंडम, जो कि पेड्डा पल्ली डिस्ट्रिक्ट में है तेलंगाना के, वहां पर किया गया है। हाउएवर, देयर इज आल्सो अ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन केरला आल्सो विद अ कैपेसिटी ऑफ 500 किलोवाट्स। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है अगर आपसे कभी इसके बारे में पूछ लिया जाए। Okay, next is which color medal is awarded to the first position winner in the Olympics? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया भाई। तो गाइस, फर्स्ट जो होते हैं उनके लिए दिया जाता है गोल्ड का, ठीक है, जिसपे ब्लू कलर का रिबन लगा होता है। सो गोल्डन ब्लू भी आपको ऑप्शन में आ सकता है, तो अचंभित मत हो जाना ये ब्लू कहाँ से आ गया। ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट द ब्लू रिबन गिवन इन दैट सिल्वर, सॉरी, इन दैट मेडल। सेकंड दिया जाता है, जो सेकंड पोजीशन होल्ड करते हैं उनको सिल्वर दिया जाता है, और जो थर्ड पोजीशन होल्ड करते हैं उनको ब्रॉन्ज दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको अपन शॉर्ट में एचडीआई बोलते हैं।
सो गाइस जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसको मेजर किया जाता है, 3 की पैरामीटर्स होते हैं उसको मेजर करने के लिए, जो कि होता है नंबर 1 लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो रिफ्लेक्ट करता है हेल्थ और लॉन्गेटिविटी पॉपुलेशन की, कि वो कितना लंबा जिएंगे। ठीक है, दैट्स वन। नंबर 2 इज एजुकेशन। एजुकेशन जो होती है इसको असेस करा जाता है थ्रू मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इंडिकेटिंग द लेवल ऑफ नॉलेज जो कि पॉपुलेशन में है। नेक्स्ट जीएनपी जीएनआई जो होता है विच इज योर ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, पर कैपिटा। तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो होती है उसके बेसिस पे भी, पैरामीटर के बेसिस पे भी उसको किया जाता है, विच इज दिस मेजर्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा बेसिकली क्या करता है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखता है, उसको मॉनिटर करता है, और इकोनॉमिक वेलबींग जो है, जो देश में रह रहे हैं लोग, उनकी इकोनॉमिक वेलबींग कितनी मजबूत है उस चीज को भी देखता है। ये 3 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको कंबाइन करके एक कंपोजिट इंडेक्स प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें कंट्रीज को रैंक करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, कि वो कितना डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या डेवलप हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आपको ब्रिक्स का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो गाइस ब्रिक्स का फुल फॉर्म इज नथिंग बट उसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके नाम है, जिसमें कि सबसे पहले बी फॉर ब्राजील आ गया, आर फॉर रशिया आ गया, आई फॉर इंडिया आ गया, सी फॉर चाइना आ गया, और एस फॉर साउथ अफ्रीका आ गया। ठीक है, तो ये सारे ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं जो कि मिलके उसका फुल फॉर्म बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। तो गाइस जो स्वच्छ भारत मिशन है, आपको ऑब्जेक्टिव पता होने से पहले ये पता होना चाहिए ये मिशन क्या है और कब आया। सो गाइस बेसिकली इंडिया को क्लीन रखने के लिए, इंडिया में क्लेanलीनेस को फैलाने के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 जो कि महात्मा गांधी जी की 145वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है, 145th जो बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी के लिए, महात्मा गांधी उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इसको लॉन्च करा था। अब बात करें ये स्वच्छ भारत मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव थे व्हाइल लॉन्चिंग इट इन इंडिया। सो उसके कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव ये हैं, फर्स्टली इरेडिकेटिंग ओपन defecation in India, secondly converting insanitary toilets into poor flush toilets, thirdly eliminating manual scavenging, third is promoting healthy sanitization practices and behavioral changes, fifth is linking people with sanitization and public health programs, and at last but not the least number 6 contributing to sustainable development। अगर आपने ध्यान से कभी स्वच्छ भारत मिशन के लोगों को देखा हो ना, तो गाइज उसमें जहाँ पे स्वच्छ भारत लिखा रहता है ना, वहां पे चश्मे जैसा कुछ बना रखा होता है, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पर ऐसे 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 एंड ऐसे ऐसे, जहाँ पे लिखा होता है स्वच्छ भारत। तो ये चश्मा जो है ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को इंडिकेट करता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। Okay, next question है, the right to equality given in the Indian Constitution was previously enshrined in which article? So guys, previously article 14 to article 18 जो हमारे Indian Constitution के हैं वो constitute करते हैं foundation of the right to equality, guaranteeing equal protection of the law, prohibiting discrimination and fostering equal opportunities in public employment। तो ये article 14 to 18 आपका correct answer हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। गाइस बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। बात करें रेड प्लैनेट की तो गाइस वो है मार्स। जो हमारा रेड प्लैनेट है वो है मार्स। ठीक है, तो मार्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मार्स है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है उसके रेडिश अपीयरेंस के कारण। ठीक है, और इसी के कारण उसको लाल ग्रह भी बोलते हैं, रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। अब बात करें कि वो लाल ग्रह लाल क्यों होता है, तो गाइज वो होता है उसमें आयरन ऑक्साइड जो रस्ट जिसे हम बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस है उसके सरफेस पे, इसीलिए वो लाल कलर का दिखाई देता है। इसीलिए उसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। जो मार्स है वो बेसिकली फोर्थ प्लैनेट है हमारे सन से, और फैसिनेटेड ह्यूमंस फॉर सेंचुरीज ड्यू टू इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यस यस यस।
Okay, next question. Where was the final match of the Santosh Trophy 2023 played? So guys, 2023 की जो संतोष ट्रॉफी थी वो किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेली गई थी. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कहाँ खेली गई थी. किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम. Okay, next question. Which state is most benefited by Chabahar Port? तो guys, बात करें छाबहार पोर्ट की तो ये बेसिकली जो पर्शियन गल्फ है वहां के बाहर लोकेटेड है. ठीक है, जो कि मेजर एडवांटेजेस है वहां की लैंडलॉक्ड कंट्रीज के लिए, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि वो ऑफर करता है एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट जो कि बाईपास करती है पाकिस्तान को. इफ वी टॉक अबाउट कि कौन सी स्टेट ऐसी है इंडियन स्टेट जो कि इस पोर्ट से बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है, तो वो है गुजरात. और ये जो पोर्ट है ये सिचुएटेड कहाँ पर है? ये गल्फ ऑफ ओमान जो कि ईरान में है वहां पर लोकेटेड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम? जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है वो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है हमारे इंडियन गवर्नमेंट की, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहा था टू कैटलाइज स्टार्टअप कल्चर एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव इकोसिस्टम. जो नए नए स्टार्टअप आते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि हाँ भाई उनको आना चाहिए, किसी ना किसी आइडिया के साथ उनको फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं, है ना. एक स्ट्रॉन्ग और इंक्लूसिव इकोसिस्टम बनाता है. किस चीज के लिए? इनोवेशन के लिए, क्योंकि काफी जितने ज्यादा आइडियाज, जितने ज्यादा दिमाग उतने ज्यादा आइडियाज, जितना ज्यादा आइडियाज उतना ज्यादा इनोवेशन, और जितना ज्यादा इनोवेशन उतना ज्यादा ऑन्टरप्रिन्योरशिप होगा इंडिया में. ठीक है, सो इट ऑल लीड्स टू द प्रॉफिट टू द गवर्नमेंट. तो ये जो मेन ऑब्जेक्टिव था यही था स्टार्टअप इंडिया स्कीम का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट विच इज द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे. सो मिल्की वे के पास जो बिल्कुल नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी. सो एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आपसे पूछा गया था डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस. सो गाइस, बेसिकली डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ना, वो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर क्या होता है, एक जीन का जो डीएनए होता है, डीएनए सीक्वेंस होता है ना, वो कॉपी हो जाता है इनटू अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस. स्पेसिफिकली एक तरह का आप उसको फिर मैसेंजर आरएनए बोलते हो. तो ये जो होता है ये प्रोसेस डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है. नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, तो गाइज मैं उसको थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूंगी. तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए से कन्वर्ट हो जाती है एक आरएनए मैसेंजर में, जो कि बाद में बन जाता है एमआरएनए. और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है, ये 3 मेन स्टेप्स में किया जाता है. सबसे पहला होता है आपका इनिशिएशन. सो इनिशिएशन लेवल पे क्या होता है ना, जो आरएनए पॉलीमर्स मेराज होते हैं ना, वो बाइंड करते हैं एक स्पेसिफिक रीजन के, जो जीन का जो एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर. ठीक है, फिर वो सिग्नल करता है आगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए. तो ये हो गया इनिशिएशन. इनिशिएशन लेवल पे होने के बाद बात आता है एलोंगेशन का. तो एलोंगेशन लेवल पे क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमराज होते हैं वो मूव करते हैं अलोंग द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसके बाद सिंथेसाइजिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बाय एडिंग आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसमें फिर उनको ऐड करके एलोंगेशन का प्रोसेस हो जाता है. एट लास्ट व्हेन वी टॉक अबाउट टर्मिनेशन, सो गाइस टर्मिनेशन में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कंटिन्यू होता चला जाता है अंटिल आरएनए पॉलीमराज रीचेस अ टर्मिनेशन सिग्नल, जिस पर न्यूली फॉर्म्ड जो हमने बताया था ना कॉपी करके बनता है विच इज योर एमआरएनए, जिसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, वहां पे फिर वो स्ट्रैंड जो होता है वो रिलीज कर दिया जाता है. अब गाइज ये तीनों ही प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए होता है फिर वो एग्जिट कर देता है न्यूक्लियस को और सर्व करता है एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है आपका डीएनए ट्रांसक्रिप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट? तो गाइस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108, तो जो जितनी भी जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कॉल बाय कर सकता है और इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर. ठीक है, प्रिसाइड ओवर किसकी होती है, तो इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. या तो ये होगा या फिर अगर इनकी एब्सेंस है, फॉर एग्जाम्पल जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैं वो प्रेजेंट नहीं है, तो उनकी एब्सेंस में जो डेप्यूटी स्पीकर होता है लोकसभा का उस पर प्रिसाइड कर सकता है.
ठीक है। अगर डेप्यूटी स्पीकर जो लोकसभा का है मान लो वो भी उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा, तो उनकी एब्सेंस में जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो उस पे प्रिसाइड कर सकते हैं। सो आपको अगर प्रिसाइड का जॉइंट सिटिंग का पार्लियामेंट का जैसे वो दिया गया है ऑप्शन में, तो अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है स्पीकर ऑफ द लोकसभा तो वो सही है। अगर वो एब्सेंट है तो आपको होना चाहिए डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मान लो डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है और ये जो स्पीकर है वो भी नहीं है लोकसभा के, तो फिर जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है राज्यसभा का उस पर प्रिसाइड ओवर कर सकते हैं जो जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की। Okay, next question. Which city is the most populated city according to the census 2011? Guys, census 2011 मतलब जनगणना 2011 बहुत ही एक हाईली आई वुड से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर लो। तो प्लीज जनगणना 2011 से रिलेटेड जितने मुद्दे आप पढ़ सकते हो, जितने क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ सकते हो, सारे कवर कर लेना, बिकॉज दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी कहलाती है जनगणना 2011 के हिसाब से, तो वो हो मुंबई। तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैपिटल सिटी है महाराष्ट्र की, जिसकी पॉपुलेशन है आपकी, आप यहाँ पर देख सकते हो 12442 373, जो कि एक मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया होने के लिए बेहद काबिल है। ठीक है। सो इसी रीजन के कारण जो मुंबई है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। Okay, next is who is the author of the Malgudi Days. So guys, Malgudi Days, I am not aware if you have seen it or not, but please देखना जरूर, बहुत अच्छा सा प्ले आप कह सकते हो है। तो जो मालगुडी डेज है वो आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया या पेश किया गया एक सीरियल भी है, किताब भी है। ये जो कलेक्शन, ये जो मालगुडी डेज है, ये बेसिकली कलेक्शन है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज का, जिसको फिक्शनल टाउन है एक जिसका नाम है मालगुडी, वहां पर क्रॉनिकल करा है, जो मतलब वहाँ के इनहेबिटेंट्स होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसको जोड़ जाड़ के एक स्टोरी बनाया है। और सबसे पहले ये जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1943 में। ठीक है। और जो आर के नारायण है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स इन अर्ली इंडियन लिटरेचर। जब उस समय में इंडियन लिटरेचर में इंग्लिश में किसी का नाम आता था तो आर के नारायण यूज्ड टू टॉप द चार्ट। Okay, next question. Who wrote the book Train to Pakistan? Guys, Train to Pakistan एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो कि लिखी गई है खुशवंत सिंह जी के द्वारा। So खुशवंत सिंह is the correct answer. Now because we are talking about Train to Pakistan, तो मैं उससे related कुछ additional important information आपको बताना चाहूंगी। So guys, Train to Pakistan was basically written by खुशवंत सिंह, जो also एक member है राज्यसभा के। खुशवंत सिंह जो है ही वॉज एन इंडियन जर्नलिस्ट, लॉयर एंड पॉलिटिशियन। और ये जो ट्रेन टू पाकिस्तान है ये एक्सप्रेस करती है उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं 1947 का, जब पार्टीशन हुआ था एंड ही वाज अलाइव, ही वाज गोइंग थ्रू ऑल दैट ट्रॉमा गोइंग ऑन दैट टाइम। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे थे ना वो सारे उन्होंने एक्सप्रेस करे हैं अपनी इस किताब में, जिसका टाइटल उन्होंने दिया है ट्रेन टू पाकिस्तान। अब बिटवीन 1980 टू 1986 उन्होंने क्या किया, 1980 से लेके 1986 तक उन्होंने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा उन्होंने अपना टाइम पीरियड सर्व करा है 1980 से 1986 तक। जो खुशवंत सिंह जी हैं, ही वाज आल्सो अवॉर्डेड द पद्म भूषण अवार्ड इन 1974। हाउएवर उन्होंने रिटर्न कर दिया था अवार्ड को 1984 में। एक प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार उसके दौरान। उसके बाद खबर आई 2007 की, तो 2007 में क्या हुआ, 2007 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और यस उनको यह अवार्ड से नवाजा गया। एंड इफ यू टॉक अबाउट द अदर इंपॉर्टेंट बुक ऑफ मिस्टर खुशवंत सिंह जी, तो गाइज उनकी अदर इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम यहाँ पर हैं, आप देख सकते हो। द वॉइस ऑफ गॉड एंड अदर स्टोरीज, ये एक शॉर्ट स्टोरी थी, 1957 में लिखी थी उन्होंने। शेल नॉट हियर द नाइट एंगल, ये 1959 में लिखी थी। द सिक्स टुडे, सिखों के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी थी 1959 में। उसके बाद द एंड ऑफ इंडिया भी उन्होंने लिख दी 2003 में। 2004 में बरियल एट द सी नामक भी एक बुक लेकर आए थे वो, बरियल एट द सी। इसके अलावा 2004 में ही उन्होंने पैराडाइज एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक भी लिखी थी। एंड एट लास्ट इन द ईयर 2012 गॉड्स एंड गॉडमैन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वर्क डन बाय हिम, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो उनके द्वारा लिखी गई हैं। तो प्लीज अच्छे से याद रखना, हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए।
अब गाइस इसके अलावा कुछ और नाम सामने आए थे खुशवंत सिंह के अलावा, जैसे कि मुल्क मुल्क राज आनंद हो गए, अनीता देसाई हो गई। दे वर ऑल्सो द राइटर्स, द बिगेस्ट राइटर आई वुड से दैट टाइम। तो इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लो क्योंकि पेपर में पूछी जाती है। सो अगर हम बात करें मुल्क राज आनंद की, तो गाइज वो 1905 से 2004 उनका जीवन काल रहा है, और आर के नारायण के साथ ही और अहमद अली के साथ ही और राजा राव के साथ ही इनका भी नाम आता है इन द पायोनियर्स ऑफ इंडो एंग्लियन फिक्शन। ठीक है, इनको जाना जाता था उनके डिपिक्शन ऑफ द लाइव्स ऑफ द पुअरर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी के लिए, जो वो डिपिक्ट करते थे अपनी किताबों में। एंड ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडिया बेस्ड राइटर्स। ठीक है, इंडियन बेस्ड सबसे पहले राइटर थे जो कि इंग्लिश में लिखते थे इन ऑर्डर टू गेन एन इंटरनेशनल रीडरशिप। भाई इंग्लिश में लिखेंगे तो इंटरनेशनली भी बुक चल पाएगी। ठीक है, नॉट इट विल नॉट ओनली बी रेड बाय द इंडियंस बट बाहर भी लोग उसको प्रेस करेंगे। इसके अलावा अनटचेबल वाज द फर्स्ट नोवेल रिटन बाय मुल्क राज आनंद, जो कि पब्लिश हुई थी 1935 में, जिसके बाद उन्होंने लिखी कुली 1936 में, और फिर लिखी टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 में। वो पद्म भूषण से उनको भी नवाजा गया था। तो ही वाज आल्सो द रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी मुल्क राज आनंद जी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं अनीता देसाई की। सो गाइस, अनीता देसाई वाज आल्सो द इम्पोर्टेंट ऑथर ऑफ दैट टाइम। ठीक है, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी क्राई द पीकॉक। ये जो बुक है इट इज बेसिकली अबाउट द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल जो कि एक ऑब्सेसिव चाइल्ड है एंड ऑब्सेस्ड है विद अ चाइल्डहुड प्रोफेसाई ऑफ डिजास्टर। तो ये इंपॉर्टेंट बुक इसीलिए है क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है, और अनीता देसाई जी ने इसे लिखा था और काफी इसको अप्रिसिएशन मिला था लोगों से। इसके अलावा इट इज अ कमेंट्री ऑन द marital relations of such wives and husband who belong to different status of society, okay, strata of society। इसके अलावा जो अनीता देसाई हैं उन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड उनको दिया गया था उनकी इस पर्टिकुलर बुक के लिए। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ओके, दैट्स ऑल अबाउट अनीता देसाई। नाउ वील टॉक अबाउट विक्रम सेठ। सो गाइस, विक्रम सेठ जो है वो भी काफी ज्यादा जाने जाते हैं। 1952 में उनका जन्म हुआ था। उनको एज अ इकोनॉमिस्ट उन्होंने ट्रेनिंग किया था, और उन्होंने अपने काफी जीवन के काफी सारे साल इंग्लैंड में बिताए थे, कैलिफोर्निया में बिताए थे, चाइना में भी वे रहे हैं, और फिर इंडिया तो है ही उनका। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर ही हैज लिव्ड एंड वर्क। और वो एक इकोनॉमिस्ट की ट्रेनिंग करी थी उन्होंने वहां पर, एंड उन्होंने काफी किताबें लिखी हैं अपने जीवन काल में, जिसमें कुछ नाम शामिल हैं जैसे कि बीसली टेल्स कलेक्शन ऑफ 10 फेबल्स एज पोएम्स, द रिवर्ड Earth contains four liberty to be set to music, from Heaven Lake, Two Lives, The Golden Gate, and Equal Music, A Suitable Girl and a Suitable Boy। So these are some of the important writings of Vikram Seth, जो कि सच में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट गाइज, ये तो हो गया जीके जीएस के बारे में। अब मैं आपको कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस बता देती हूँ। आपको गाइज सिनोनिम पूछा गया था जेनेथ वर्ड का। जेनेथ आई एम अवेयर, बट आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग कि यू गाइज आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस वर्ड। सो जेनिथ का मतलब होता है हाई पॉइंट। जेनिथ का बेसिकली हेवन टर्मिनोलॉजी में भी यूज किया जाता है मतलब। ठीक है, हाई पॉइंट हो गया, हाइट हो गया, टॉप हो गया, एक्मे, पीक, पिनेकल, एपेक्स, अपोजी, वर्टेक्स, टिप, क्राउन, क्रेस्ट, समिट, क्लाइमेक्स, कॉम्बिनेशन। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एज अ सिनोनिम यूज करे जाते हैं ऑफ द वर्ड जेनिथ। इसके बाद आपको जिनायल का पूछा था सिनोनिम। तो गाइस, जिनायल की अगर हम बात करें तो मेटी, मेटी, एमिएबल, कॉर्डियल, फ्रेंडली, जिनायल, हॉस्पिटेबल, पैली, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपकी सिनायल के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट आपको डिनाउंस का भी सिनोनिम पूछा गया था। सो इफ इट टॉक अबाउट द वर्ड डिनाउंस, तो गाइस कंडेम, क्रिटिसाइज, अटैक, सेंसर, कैस्टिगेट, डिक्राई, रिवाइल, विलीफाई, बेस्मर्च, डिस्क्रेडिट, डैम, रिजेक्ट, प्रोस्क्राइब और मलाइन, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि डिनाउंस वर्ड के हैं।
एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पूछा गया था एक इडियम का मतलब, जिसमें आपको गेटिंग योर वॉकिंग पेपर्स का मतलब बताना था. सो बेसिकली ये जो गेट योर वॉकिंग पेपर्स है, ये जो फ्रेज है, इसका मतलब ये होता है दैट यू हैव बीन टोल्ड टू लीव अ प्लेस, लीव एन ऑफिस, लीव योर जॉब, और दैट यू हैव बीन फायर्ड फ्रॉम योर जॉब. ठीक है. It implies that you need to find another job as your employment is ended. So your employment is over. ये जो टर्म है ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम द आइडिया ऑफ रिसीविंग अ रिटन नोटिस ऑफ डिसमिसल. ठीक है, इस आइडिया से ये जनरेट हुआ था ये वर्ड, ये इडियम आई वुड से. सो दैट्स इट गाइस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस जो कि आज यानी 24 जुलाई का आपका जो एसएससी फेज 13 का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं. आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव. इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड. और अपने यारों दोस्तों और परिवारजनों को भी वीडियो जरूर से शेयर कर देना, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा, उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवा देना, हमारा भी थोड़ा भला हो जाएगा. And yes, at the end of the time, it would actually motivate us to come up with such informative videos on a daily basis. Thank you so much for watching, and we will come back with a new video soon. Thank you.